हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी चलोगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। रिया गहरी सांस लेते हुए अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, हाँ सही कह रहे हैं, मैं भी थक गई हूँ। विप्लो अपने बालों को सही करते हुए रिया से बोला, ठीक कहा, बोनट पर बैठकर आराम कर, मैं जरा इस गंदी लड़की से हिसाब बराबर करके आता हूँ। रिया चुपचाप गाड़ी के बोनट पर बैठ जाती है और वहीं विप्लो बॉबी के सामने जाकर कहता है, क्यों, तुम्हें कौन से एंगल से मैं चिकना नज़र आता हूँ? तुम्हें मेरे बियर्ड नज़र नहीं आते? बॉबी विप्लो की बात पर बोली, मैं तो बस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। विप्लो बॉबी को घूरते हुए बोला, एक बात अपने कान में अच्छे से घुसा लो, जूनियर हो मेरी, अगर ज़्यादा मेरे सामने होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे ना तो प्रिंसिपल से जाकर कंप्लेन करूँगा। बॉबी विप्लो की बात पर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर बोली, क्यों, प्रिंसिपल रिश्ते में तुम्हारे ससुर लगते हैं? विप्लो बॉबी के बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, दिखने में तो तुम भी मुंबई की नहीं लगती, पता नहीं कौन से आदम जमाने की गुंडी जंगली कहीं की यहाँ पर आकर पढ़ रही है। बॉबी विप्लो के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचकर बोली, सुनो, अपने आप को गाली दिया करो, मेरे फैशन को जंगली कहने की कोशिश करोगे ना तो तुम फैशन का सीन्स भी भूल जाओगे। विप्लो बॉबी को खुद से दूर धक्का देते हुए बोला, छी छी, दूर रहो मुझसे, मुझे ऐसी बेशर्म लड़कियां नहीं पसंद जिनके जेंडर का ही अता पता न हो। बॉबी विप्लो को घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। विप्लो बॉबी को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें बात करके मैं अपने शब्दों की संख्या को बढ़ाना नहीं चाहता। तुम जैसी मुंहफट लड़कियां किसी काम की नहीं होती। बॉबी अदिति की तरफ देखते हुए बोली, अदिति, अपने इस वापी को समझा, वरना वापी पापी बना दूंगी मैं इसे। अदिति विप्लो से बोली, वापी, लड़ाई झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं होता, चलो ना, हमें घर भी जाना है। विप्लो अदिति की बात पर बोला, मुझे क्यों कह रही हो बनी, अपनी इस नक्चरी क्लासमेट को कहो ना, जो यहाँ पर आकर ढिंढोरा पीट रही है। अदिति इस बार विप्लो को डराते हुए बोली, अगर तुम चुपचाप घर नहीं चलाना तो मैं सीनियर से या तो फिर आंटी से तुम्हारी शिकायत करूँगी। विप्लो अपनी आंखें छोटी करके अदिति को घूरते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ। विप्लो अदिति की बात पर मुंह बनाते हुए बॉबी को घूरकर बोला, तुमसे तो अच्छे से निपटूंगा मैं, मेरी पहली किस चुरा ली ना, चोरनी गंदी लड़की। बॉबी विप्लो को इग्नोर करते हुए बोली, अरे जाओ जाओ, तुम धमकी किसे दे रहे हो? विप्लो बारबी के बाल को खींचने के लिए आगे बढ़ता है तो अदिति बीच में आ जाती है, जिस कारण विप्लो बॉबी को मुक्का दिखाकर अपनी गाड़ी के पास आ रिया से कहता है, जा मोटी, अपनी गाड़ी में बैठ और निकल घर। रिया विप्लो की तरफ घूरकर देखती है, तभी वहाँ पर नित्या आ जाती है। नित्या विप्लो और रिया को एक दूसरे को घूरता हुआ पाकर बोली, तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों तो हमेशा साथ रहते हो, आज दुश्मनों की तरह क्यों देख रहे हो एक दूसरे को? विप्लो रिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, शैतान की नानी, देखो ना, इस मोटी भैंस ने
मुझसे ये बात छुपाई कि सुधांशु के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और खुद सिटी हॉस्पिटल होशियारी मारने के लिए चली गई। नित्या विप्लो की बात पर हैरान होते हुए बोली, क्या सुधांशु के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है? विप्लो नित्या की बात पर चिढ़ते हुए बोला, अरे यार, मैंने बोला ना हॉस्पिटल में एडमिट है, अब क्या लिख कर दूं? नित्या एक गहरी सांस लेकर उन दोनों को समझाते हुए बोली, अच्छा, लड़ाई झगड़ा होना बंद करो और चुपचाप घर जाओ। इस तरीके से सबके सामने लड़ाई झगड़ा होने से तुम लोगों की इमेज डाउन हो रही है। अदिति नित्या का साथ देते हुए बोली, मैं भी इन दोनों को कब से वही समझा रही हूँ, लेकिन ये दोनों है कि बात मानने का ही नाम नहीं लेते। विप्लो अदिति के हाथ को पकड़कर उसे पैसेंजर सीट पर बैठा देता और रिया को अपनी गाड़ी के सामने से हटाकर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी सारंग विला के तरफ ले जाता है। रिया उसे जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, ये लड़का कभी मैच्योर नहीं हो सकता क्या? हमेशा बच्चों की तरह हरकतें करता रहता है। नित्या रिया की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, और वही अच्छा है ना, हरकतें बच्चों की तरह है, क्योंकि मैच्योर लोगों की बातें जहर की तरह चुभती है। रिया नित्या की बात पर बोली, मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने अभी सुधांशु की बात कही। नित्या अपना सिर नहीं में हिला देती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। बॉबी अपने दोस्तों के साथ पहले ही वहां से घर के लिए निकल चुकी थी। मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा एक फाइल रीड कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और राजीव अंदर आता है। मृत्युंजय नजर उठाकर राजीव की तरफ देखते हुए बोला, आ गए जनाब, कैसा गया तुम्हारा क्रूज? राजीव मृत्युंजय के सवाल पर कुछ नहीं कहता, जिसे देख मृत्युंजय कहता है, तुझे क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? कुछ हुआ है क्या? मृत्युंजय के सवाल पर राजीव जल्दी से बोला, नहीं, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सीधा यहीं पर आया हूँ ना, इसलिए बस थोड़ा टायर्ड हो गया हूँ। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो तुम्हें यहाँ आकर दर्शन देने के लिए किसने कहा? तुम सीधा घर जाकर आराम करना चाहिए था, कल सुबह आ जाते। राजीव अपनी उंगलियों का आपस में मसलते हुए मृत्युंजय से बोला, जय, एक सवाल था मेरा तुमसे। मृत्युंजय अपनी नज़र उठा राजीव को देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे शक्ल में 12 बजे हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई कोड किया है। तो अपने मुंह का शटर खोलो और जो कुछ है साफ साफ सब कुछ बोलो। राजीव मृत्युंजय की बात पर कुछ सोचते हुए बोला, क्या बिना कोई सावधानी बरते कुछ करने से काम बिगड़ जाता है? मृत्युंजय कंफ्यूज होते हुए बोला, पहले तो तुम ये सोच लो कि तुम आखिर मुझसे सवाल क्या करना चाहते हो और किस सावधानी और किस काम की बात कर रहे हो। राजीव बात को टालते हुए बोला, नहीं छोड़ो,
मैं फिर कभी तुमसे बात करूँगा इस बारे में। वैसे महक और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हुआ? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सब ठीक है। उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। राजीव थोड़ा हैरान होकर बोला, यार मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ से बाहर क्या गया, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या हुआ है अंकल को? और वो ठीक तो है ना? मृत्युंजय राजीव की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, वो बिल्कुल ठीक है और मैं अभी महक को लेने के लिए हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। राजीव अपना सिर हिलाकर बोला, अगर कुछ भी होता है तो मुझे बताना। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। डेविड अपने हाथ में पकड़ा फाइल मृत्युंजय के सामने रखते हुए बोला, इंद्र मित्तल के सारे करनियों का हिसाब इसमें है। मृत्युंजय उस फाइल को अपने सीक्रेट ड्रॉर में रखकर डेविड और राजीव की तरफ देखते हुए बोला, 3 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी को शोभित और अदिति की सगाई है। सिक्योरिटी गार्ड सारंग बिल्ला की बढ़ा दो। राजीव अमृत की बात पर बोला, सिक्योरिटी बढ़ा दो? मुझे कोई कुछ बताएगा हो क्या रहा है? डेविड राजीव की तरफ देखते हुए बोला, सभी लोग सत्संग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम भी शामिल होना चाहते हो क्या? राजीव डेविड की बात पर कंफ्यूजन में बोला, क्या? डेविड राजीव को इग्नोर करते हुए मृत्युंजय से बोला, आपका दोस्त पागल हो गया है, इसे कुछ भी कहना बेकार है। तभी वहां पर राघव आ जाता है और राजीव की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस आपके लिए जो असिस्टेंट हायर करने के लिए बिग बॉस ने ऑर्डर दिया था ना, सॉल्व हो गया है। कल से आपको आपकी असिस्टेंट मिल जाएगी। राजीव राघव की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद उसे मेरा शेड्यूल सेंड कर देना। सीधा ज्वाइन करने के लिए कहो, टाइम पास नहीं चाहिए मुझे। डेविड तिरछी नज़र से राघव को देखते हुए बोला, सुना तुमने, सीधा ज्वाइन करना है, टाइम पास नहीं करना। राघव डेविड की नज़रों को इग्नोर करते हुए मृत्युंजय से बोला, बॉस मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। मृत्युंजय राघव की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, छुट्टी वो भी 1 हफ्ते की? तो मेरे सारे काम कौन करेगा? राघव मृत्युंजय की बात पर हल्का सा शर्माते हुए बोला, 27 साल हो गए मुझे पैदा हुए, आज तक मैंने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया। मेरी अम्मा ने मेरे लिए एक डेट ट्रिप प्लान किया है, वहीं जा रहा हूँ अपनी होने वाली वाइफ को लेकर घूमने के लिए। डेविड राघव की बात पर बोला, तुम्हारी कोई शाली होगी तो बता दो, तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे। राघव डेविड की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, डोंट वरी, एक बार मेरी शादी होने दो, तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारकर तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। डेविड अपनी कमर पर धागे हुए गन को दिखाते हुए बोला, कहीं टांगों के बीच में लग गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राघव घूरकर डेविड की तरफ देखता है और उन दोनों को झगड़ों को देखते हुए मृत्युंजय राघव से कहता है,
अपनी जगह किसको रिप्लेस कर रहे हो? राघव जल्दी से बोला, आपको कल पता चल जाएगा, वो अपना काम अच्छे से करेगी। मृत्युंजय राघव को घूरते हुए बोला, फीमेल असिस्टेंट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मेरा तलाक करवाना चाहते हो? राघव मृत्युंजय की बात पर बोला, डोंट वरी सर, वो ऐसी लड़की नहीं है, अपने काम में बहुत माहिर है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मृत्युंजय राघव की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, और वही तुम्हारी नौकरी के लिए बेहतर है। राघव अपना सिर हिला देता है और चुपचाप केबिन से बाहर चला जाता है। राजीव मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, जय, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मृत्युंजय अपना हाथ हिला देता है, जिस पर राजीव केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मृत्युंजय डेविड से बोला, जरा पता लगाओ क्रूज में आखिर हुआ क्या है, इसका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? डेविड मृत्युंजय की बात पर बोला, आप उसके फटे में क्यों टांग लड़ा रहे हो? मृत्युंजय घूरकर डेविड की तरफ देखता है तो डेविड मुंह बनाते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय पढ़ रहे फाइल को बंद कर अपना को उठाते हुए खड़ा हो जाता है और अस्पताल के लिए निकल जाता है। सुधांशु जब शेखर जी के वार्ड के अंदर आता है तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। महक सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ सिद्धू, तुम वहां पर क्यों रुक गए? देखो तुम्हारी फ्रेंड आई हुई है। सुधांशु महक की बात पर नित्या की तरफ देखते हुए बोला, नित्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महक सुधांशु के मुंह से नित्या नाम सुनकर हैरानी से नित्या की तरफ देखते हुए बोली, तुम नित्या हो? नित्या महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी हाँ। आप मुझे जानती हैं? महक हल्का मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मैंने बस मीरा के मुंह से तुम्हारा नाम सुना था। तुम सच में काफ़ी सुंदर हो। नित्या महक की बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोली, आप मीरा भाभी को कैसे जानती हो? सुधांशु नित्या के सवाल पर बोला, क्योंकि मेरी दीदी मीरा की भाभी हैं। मीरा के सबसे बड़े भाई मृत्युंजय सारंग से मेरी दीदी की शादी हुई है। नित्या सुधांशु की बात सुन हैरान होते हुए बोली, वाओ, मृत्युंजय सारंग, मैंने इनके बारे में सुना है, थोड़े खड़ूस है लेकिन अच्छे भी हैं। सुधांशु नित्या की बात पर बोला, पूरे बुरे ही हैं, तुमने जरूर कुछ गलत सुना होगा। नित्या सुधांशु की बात सुनकर हंसते हुए बोली, तुम अपने ही जीजा जी को बुराई कर रहे हो। सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, काहे का जीजा जी, जिंदगी खराब करके रखी है मेरी। महक घुरकर सुधांशु की तरफ देखती और वहीं मृत्युंजय दरवाजे पर खड़ा लगातार सुधांशु को घूरे जा रहा था। मृत्युंजय सुधांशु को देखते हुए खुद में बोला, साले, तुझको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपनी बुराई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और खासकर मैं ऐसे लोगों की जुबान से जीने में बिल्कुल पसंद नहीं करता। नित्या सुधांशु की बातों को सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। महक की नज़र बस नित्या और सुधांशु पर थी। मृत्युंजय, जो कि अपनी बुराइयों को बाहर खड़ा सुन रहा था, अंदर आते हुए सुधांशु से बोला, हो गई मेरी तारीफ या तारीफ के बोल,
और कुछ करने हैं। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, वैसे आप यहाँ कब आए और आपको नहीं पता इस तरीके से दूसरों की बात सुनना बैड मैनर्स होता है। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या तुम्हें नहीं पता इस तरीके से दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना उससे भी बड़ा बैड मैनर्स होता है। नित्या महक के कान में धीरे से बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आपके हस्बैंड और सुधांशु के बीच में 36 का आंकड़ा है। महक नित्या की बात पर बोली, 36 का आंकड़ा नहीं है, 72 का आंकड़ा है। महक के जवाब पर नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, वाओ। महक सुधांशु मृत्युंजय के बहस को बढ़ाने से पहले बीच में आकर बोली, अरे बस कीजिए, आप दोनों हर वक्त बच्चों की तरह क्यों झगड़ते रहते हो। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, मुझे कुछ कहने से पहले अपने इस पिंदी भाई को समझाओ जो हर वक्त चौं चौं करता रहता है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ जो चौं चौं करूँगा। आप हो बागर बिल्ली जो हर वक्त म्याऊं म्याऊं करते रहते हो। मृत्युंजय सुधांशु को बुरी तरीके से घूरने लगता है तो बीच में नित्या आते हुए कहती है, हेलो सर। मृत्युंजय नित्या की बात पर बोला, तुम कौन हो। सुधांशु और महक मृत्युंजय को घूरने लगते हैं और नित्या मृत्युंजय के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहती है, माय नेम इज नित्या मित्तल। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, नाइस टू मीट यू। नित्या सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए मृत्युंजय से बोली, मुझे पता चला कि आप वापी के भाई हो, वो भी बड़ा प्यारा लड़का है और सुधांशु स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल आपकी तरह। तो क्या सुधांशु के ऐसे होने के पीछे आपका सहयोगदान है। मृत्युंजय सुधांशु को एक नज़र घूर कर बोला, पैदा ही अकड़ू हुआ है जैसा लगता है। महक मृत्युंजय से बोली, आप इस तरीके से मेरे भाई की बुराई नहीं कर सकते। मृत्युंजय नित्या को महक की तरफ इशारा करते हुए बोला, देख रही हो उसका भाई चाहे मुझे कुछ भी कह ले, सब चलता है, लेकिन मैं अगर उसके भाई को जरा सा भी कुछ कह दूं उसको सीधा मिर्ची लगती है, भाई की चमची। नित्या मृत्युंजय की बात पर बोली, आप गलत कह रहे हो सर। हर बहन अपने भाई के लिए स्टैंडिंग होती है और ये जेनेटिक होता है। मीरा भाभी भी तो आपके लिए स्टैंड लेती होगी ना। मृत्युंजय नित्या की बात पर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी समझदार है, तुमसे तो लाख गुना ज़्यादा। सुधांशु मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, नित्या मेरी सिर्फ क्लासमेट और कॉमन फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं। वैशाली कॉफ़ी लेकर वार्ड के अंदर आते हुए बोली, हमको समझ नहीं आता अभी तक ये लोग हमको लेने क्यों नहीं आए। ये कहते हुए वैशाली की नज़र मृत्युंजय पर जाती है तो वो चुप हो जाती है। नित्या वैशाली की तरफ देखती है तो वो एकटक वैशाली को देखने लगती है क्योंकि उन दोनों के फेशियल फीचर्स काफ़ी हद तक इंद्र मित्तल की तरह थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।